दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम BILS 222 के पहले यूनिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं, BLIS का जो 222 है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, इसमें आपको जो सूचना के विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में, स्रोतों के बारे में बताया गया था, और जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो पहला यूनिट है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी सूचना होती है हमारे पास आती है तो वो क्या है कि हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि प्रारंभिक स्तर पे ही उनका निर्माण हुआ हो और वो हमें मिली हुई है, हमें प्राप्त हो सकता है कोई घटना ऐसी जो हमारे जीवन में घटित हुई, हमारे परिवार में घटित हो, तो प्राइमरी सोर्सेज पे ही उसको लिया जाएगा। या कोई ऐसी सूचना जो हमें किसी मीडिया के थ्रू मिलती है, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, या तो क्या, वो सेकेंडरी सोर्सेज में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो ए सोर्स इज़ अ प्लेस और पर्सन फ्रॉम विच यू कैन ऑब्टेन समथिंग यूजफुल और वैल्यूएबल। सोर्स यानी स्रोत वो होता है जो किसी स्थान पे किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ यूजफुल जानकारी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये जैसे कि कुछ रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर से हो सकता है, कुछ मास मीडिया हो सकता है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है information sources are different from the reference sources. Information sources is a one which provides us the required information. Information sources वो होता है जो हमें required information को देता है, जबकि reference sources वो होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें किसी स्पेसिफिक सोर्स से मिलता है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो डॉक्यूमेंटेड और नॉन डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज में डील करता है। डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज वो होते हैं जो रिटन फॉर्म में हो, और नॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नॉन रिटन फॉर्म में हो, जैसे साइन लैंग्वेजेस हो गए या कुछ वर्बली कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो चीज़ नॉन डॉक्यूमेंट फॉर्म्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और उसके बाद पढ़ेंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज वो होते हैं जो हमें प्रिंटेड, रिटन या एविडेंस के तौर पे मिलते हैं, और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज वो होते हैं जो हमें नॉन रिटन फॉर्म में मिलते हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन से ये पास होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में इनको देख लेते हैं। All record sources of information, irrespective of their contents and forms, comes under the documentary sources. They may be published or unpublished in print or electronic form. There may be books, periodicals, magazines, and reference books and others. Documentary sources are may be defined as loosely the records relating to the individuals or group of individuals that have generated in the course of daily lives. तो जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होता है वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं जो हमें पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से मिलती हैं, या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलते हैं। ठीक है, इसमें बुक्स हो सकते हैं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, मैगजीन्स और रेफरेंसेस बुक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा अदर सोर्स जहाँ से हमें ये मिलते हैं। इनका रिटन एग्जिस्टेंस होता है, और ये किसी ग्रुप से भी रिलेटेड हो सकती हैं या इंडिविजुअल से भी रिलेटेड हो सकती हैं, और डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में ये जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके कैटेगराइजेशन को, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बाय कंटेंट्स और बाय सोर्सेज फॉर्म्स। तो कैटेगराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, तो इसको बहुत सारे जो लाइब्रेरियंस थे, हमारे लाइब्रेरी रिसर्चर्स थे, जैसे SR रंगनाथन जी हो गए, ग्रोगन हो गए, बॉन एंड स्मिथ हो गए, गिल्जाब्रेस्की हो गए, सुब्रमण्यम हो गए, इन्होंने कई तरह की क्लासिफिकेशंस की थी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं SR रंगनाथन के क्लासिफिकेशन को, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में। इन्हें जो है SR रंगनाथन को मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस का, इंडियन लाइब्रेरी साइंस का फादर कहा जाता है। तो इन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स
जो डिस्कस किए हो गया कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए, इसमें बुक्स हो गया, पीरियोडिकल्स हो गए, मैप्स हो गए और एटलसिस हो गए, ये कन्वेंशनल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बुक्स, पीरियोडिकल्स और मैप्स ये हमें पुराने समय से इंफॉर्मेशंस को पास आउट करते आ रहे हैं। ठीक है, ये रिटर्न है और फिजिकल एविडेंसेस इनके अवेलेबल हैं। नॉन कन्वेंशनल में जैसे स्टैंडर्ड्स हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गए, पेटेंट्स हो गए, डाटा हो गए। सॉरी, नियो कन्वेंशनल्स में स्टैंडर्ड्स हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गया, पेटेंट्स हो गए और डाटा हो गया। स्टैंडर्ड्स कुछ एक स्टैंडर्ड सेट है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई साइंटिफिक फार्मूला है, उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स है। H2O में जैसे कि क्या मॉलिक्यूल्स लेना है वो हो गया। स्पेसिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे कुछ फ्रीज हो रहा है या मेल्ट हो रहा है, वो स्पेसिफिकेशंस को दिखाता है। पेटेंट्स कोई स्पेशल राइट्स वगैरह हो गए, या डेटा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो इसमें आता है। नॉन कन्वेंशनल में ऑडियो, विजुअल्स और माइक्रोफॉर्म्स आ गए। ऑडियो वीडियो से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे यूट्यूब के वीडियोज़ हो गए या आपके कोई और विजुअल्स हो गए, जैसे म्यूज़िक हो गया जो हमें ऑडियोज़ में मिलता है, वीडियोज़ में मिलता है, वो हो गया। मेटा डॉक्यूमेंट्स होते हैं डायरेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मेटा डॉक्यूमेंट्स वो होता है जो डायरेक्टली क्रिएट किया जाता है ह्यूमन इंटरवेंशंस के अलावा। ये तो एस.आर. रंगनाथन ने क्लासीफाई किया था। तो ये बेसिकली 3 से 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। उसके बाद है C.W. हैंसन का। C.W. हैंसन जो एडिटर थे जर्नल डॉक्यूमेंटेशन के, और इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था 1971 में। इन्होंने जो है 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, प्राइमरी सोर्सेज में और सेकेंडरी सोर्सेज में। तो प्राइमरी सोर्सेज में वो कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आते थे जो बेसिकली रिटन होते थे या ओरिजिनल होते थे या न्यू ऑब्जर्वेशंस पे बेस होते थे, आइडियाज़ होते थे, एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो इसमें जर्नल्स हो गया, मोनोग्राफ हो गया, आर्टिकल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, एनसाइक्लोपीडियाज आर द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। एनसाइक्लोपीडियाज को भी इन्होंने प्राइमरी डॉक्यूमेंट रखा था। Although articles in our text may not be contain any new information, but it presents the information in the particular form of the first time. तो आर्टिकल्स, इंसाइक्लोपीडिया में जो आर्टिकल्स और टेक्स्ट थे उनको भी इन्होंने प्राइमरी सोर्सेज में लिखा था, क्योंकि ये पहले कहीं अवेलेबल नहीं होते थे और इनको एक जगह से कंजर्व किया था। ठीक है, उसके बाद बुक्स, पीरियोडिकल्स, रिपोर्ट्स, पेटेंट्स, ये सब जो था प्राइमरी सोर्सेज में था। ठीक है, बुक्स भी कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिखी जाती है। पीरियोडिकल्स जो टाइमली रिसर्च पेपर्स होते हैं वो भी प्राइमरी सोर्स होता है, क्योंकि इसमें बंदा रिसर्च करके, जो रिसर्च पर्सन हैं उस इंफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं और उसको वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स मान लीजिए किसी चीज़ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई इवेंट्स हो रहा था, वहाँ पे जो चीज़ें ड्राइव की जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी, वो भी प्राइमरी सोर्सेज पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो कंडेंस फॉर्म्स होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्सेज से ड्राइव किया जाता है और इनको कंडेंस किया जाता है, इनको सॉर्ट आउट किया जाता है और सिंप्लीफाइड किया जाता है और लोगों को दिया जाता है। जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, इंडेक्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का जो थर्ड कैटेगरी था उसको कहता प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आता था। सम पब्लिकेशंस लाइक मोनोग्राफ्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस आर हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे जिनको प्राइमरी और सेकेंडरी के भी फीचर्स होते थे, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया था। जैसे मोनोग्राफ्स हो गए, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो गए, थीसिस हो गए। ठीक है, तो इसका एज द रिजल्ट ऑफ सच मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज द सम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक्सपर्ट डू नॉट कंसिडर दिस कैटेगरी टू बी मच प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इसके मिक्स ऑफ फीचर्स की वजह से कोई लाइब्रेरी एक्सपर्ट जो थे उन्होंने इसको प्रैक्टिकली कंसीडर्ड नहीं किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेनिस ग्रोगन का। डेनिस ग्रोगन जो था ब्रिटिश इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और एजुकेटर थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफिकेशन दिया था 3 स्टेज पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पे। ठीक है, तो प्राइमरी पब्लिकेशंस आर दोज इन विच ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी
इनके प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या था कि जो ऑथर्स थे वो फर्स्ट टाइम थे, उन्होंने किसी चीज़ को डेवलप किया, उसको लिखा, तो उन्होंने इसको प्राइमरी सोर्सेज में दिया। ये फंडामेंटल हो सकते थे, अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट हो सकते थे, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी हो सकते थे, और ठीक है। तो जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बेसिक सोर्स ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, और विच डू नॉट हैव पास थ्रू एनी फिल्टरिंग मैकेनिज्म लाइक कंडेंशन, इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन। तो ये जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे, ये जो था प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ना तो इसमें कोई फिल्ट्रेशन होता है, ना ही कोई कंडेंशन होता है, ना किसी तरह की एडिटिंग होती है। ये जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली ड्राइव की जाती हैं और यूजर्स को दे दी जाती है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, ये जो है ओरिजिनल वर्क होता है ऑथर का, ठीक है। इसमें पीरियोडिकल्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस, रिप्रिंट्स, ट्रेड लिटरेचर्स, क्लासिक बुक्स, लेटर्स, डायरीज, पेपर, पर्सनल पेपर्स, फोटोग्राफ्स, ये सब पर्सनल होता है। कोई डायरी लिख रहा है तो उसके पर्सनल है, कोई लिटरेचर, कोई कविता लिख रहा है तो उसकी पर्सनल चीज़ें ही होंगी, क्योंकि उसने अपने दिमाग के बल पे या अपने ज्ञान के बल पे उस चीज़ों को लिखा है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स वगैरह हो गई, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी रिपोर्ट छपती है वो फर्स्ट टाइम के लिए ही होती है। कुछ प्राइमरी सोर्सेज इंफॉर्मेशन होते हैं जो रिमेन अनपब्लिश्ड है, कुछ अनपब्लिश्ड होती हैं, जैसे कि हो सकता है कोई हिस्ट्रिकल इंटरेस्ट की हो, कुछ नोट्स हो, मेमोरेंडा हो, डायरीज हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी की मे ट्राई टू प्रोक्योर द सच टाइप ऑफ मटेरियल इफ यू कम विद द स्कोप ऑफ द एरिया ऑफ रिलेवेंट पर्पस। तो इसको अगर ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं, अगर है तो उसको फिर वो प्राइमरी सोर्सेज में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की पॉलिसीज़ है, अभी तक तो पॉलिसीज़ चल रही हैं और रिक्वायरमेंट लगता है कि हाँ इसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पब्लिकेशन शेयर किया जाए, तो इसको प्रोक्योर किया जाएगा वहाँ से और शेयर किया जाए, तब तक ये प्राइमरी सोर्सेज में ही रहेगा। ये अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती हैं ग्रोगन के अनुसार, ये जो फर्स्ट स्टेज पे यानी प्राइमरी स्टेज से ड्राइव की जाती हैं, इनके इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया जाता है यूज़र्स के ज़रूरत के हिसाब से, और इनको फिर फर्दर आगे शेयर किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक है, अब टेक्स्ट बुक में कोई कंटेंट दिया होगा, मान लीजिए साइंस में हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो क्या होता है प्राइमरी सोर्स पे क्या है, जब जिसने रिसर्च किया था वाटर के ऊपर, तो सारी थीसिस एक जगह लिख दी, ठीक है, उसके साथ उस पर एडवांस हुए, तो सेकेंडरी सोर्सेज में आ गया। अब उसको हम क्या करते हैं, जो बुक्स में जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से उसको उस प्लेस पे कर देते हैं, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में उस चीज़ों को क्लासीफाइज हो जाती हैं, ठीक है। टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रोगर ने कहा था, ये बहुत ज़्यादा अपेयर नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, गाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को, ठीक है। इसमें ईयर बुक्स हो सकते हैं, डायरेक्टरीज होते हैं, गाइड्स हो सकते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कैटेगराइजेशन जो किया गया था इनको, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं था, अगना कोई फिक्स लाइन थी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में क्लासिफिकेशन करने के लिए, लेकिन जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने बेसिस को ध्यान में रख करके, कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रख करके क्लासिफाई किया था। जो डेनिस ग्रोगन थे उन्होंने क्लासिफिकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ऑल रिकॉर्डेड रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, ठीक है। जितने भी रिकॉर्डेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उनको जो कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन कंटेंट्स के बेस पे होता है कि उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। अपने कंटेंट और अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इनको हम फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्लासिफाई करते हैं, जिसके लिए हमने ग्रोगन की क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लिया है और रंगनाथन भी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसमें जो आपको मेन चीज़ है प्राइमरी और सेकेंडरी का क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं 5 शॉर्ट नोट्स में, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बात कहना चाहूँगा, जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी सोर्सेज जो होती हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज से ही
कंसल्टेड होती हैं और फर्दर उसमें टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है और उसमें कुछ फिल्ट्रेशंस और एडिटिंग की जाती हैं और वहाँ से वो न्यूज़ को ड्राइव करके सेकेंडरी सोर्सेज में डाला जाता है। तो प्राइमरी सोर्सेज में सबसे पहले जो प्राइमरी का मेन मतलब होता है वो अर्लीस्ट और ओरिजिनल होता है, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को ड्राइव किया था। इसके बारे में यूनेस्को ने 1968 में डिफाइन किया था प्राइमरी सोर्सेज को के बारे में। प्राइमरी पब्लिकेशन एज एन ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर डिस्क्राइबिंग द न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स एंड एपरेटस। तो प्राइमरी सोर्स जो था ये न्यू रिसर्च था, ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर था और उसमें टेक्निक्स और जो एपरेटस थे उसके बारे में डिस्कस था। प्राइमरी डजंट मीन द सुपीरियर। प्राइमरी का ये मतलब नहीं कि सुपीरियर है। इट रेफर्स फॉर द क्रिटिशन बाय द प्राइमरी प्लेयर्स एंड इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज। ये प्राइमरी प्लेयर्स के द्वारा बनाई जाती हैं और डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स से डिफरेंट होती हैं। ठीक है। प्राइमरी सोर्स आर दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और इसमें न्यू डेटा और इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशंस होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार जो नोट्स है मैं शेयर कर दूँगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला है आइदर बी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन और अकाउंट ऑफ कंटेम्प्रेरी विद द इवेंट डिस्क्राइब। ये सबसे बढ़िया फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होता है। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है किसी पीपल का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है पर्टिकुलर टाइम पे। व्हेन रिसर्च इज मोर पीरियड बेस्ड रादर देन द बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो रिसर्च होता है प्राइमरी में वो पीरियड बेस्ड होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के जगह पे। जो प्राइमरी सोर्स होता है रिसर्चर्स के पर्सपेक्टिव को दिखाता है कि ये सेकेंडरी है या टर्शरी है। उसके इवेंट्स को, एरे को और फिनोमेनन को नेट करके दिखाया जाता है। प्राइमरी सोर्स दैट अ यूजर और रिसर्चर हैज द नॉलेज of or it's aware the sensitive bias of the to the bias of the persons who created the primary source। हो सकता है कि जो प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन हो वो पर्सनली बायस्ड भी हो सकती है रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने सोर्स को क्रिएट किया है और उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट भी कर सकता है। कई बार प्राइमरी सोर्सेज का रिप्रोडक्शन भी प्राइमरी सोर्सेज पे ही रह सकता है, क्योंकि हो सकता है वो किसी को उसमें फिल्ट्रेशन करके एडिट करके उसको कुछ क्लासिफिकेशंस करके उसी लेवल पे मेंटेन करें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। प्राइमरी सोर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये वाइडली स्कैटर्ड होती हैं। ये मतलब लार्ज नंबर में अवेलेबल तो होती हैं लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द ट्रैक। इनका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये काफ़ी वाइब्रेंट लेवल पे फैला होता है। क्योंकि कोई